हाँ जी बच्चे, बेटा कल जो टॉपिक मैंने करवाया था आपको वो कंप्लीट हो चुका है। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आज बेटा एक ऐसा टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। वैसे तो इस टॉपिक के बारे में टीचर्स बच्चों को 9th क्लास में बता देते हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपको नहीं आता होगा, क्योंकि आपको क्या बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक नहीं आता, 9th के बाद भूल जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे सर मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, एक मिनट बेटा, सब मेरी है ना कॉपी थोड़ी सी फिसल रही है, एक मिनट। हाँ जी बेटा, तो हमारी केमिस्ट्री में हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्पीसीज। अब ये स्पीसीज क्या चीज है? स्पीसीज के अंदर बेटा या तो एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। और मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी देने की मुझे जरूरत नहीं है। तो अब आप कहोगे सर ये स्पीसीज तो पता चल गया, कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल जब भी आए तो हम उसको स्पीसीज बोल लेंगे, ठीक है। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखना, एटम का होता है एटॉमिक मास, जो आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में भी। जैसे हम सोडियम का 23 लेते हैं, क्लोरीन का 35.5 लेते हैं। आपको इजीली टेबल मिल जाएगी, नहीं तो अपने बुक के सामने बिल्कुल अगले पेज पे आपको एक पीरियडिक टेबल मिलेगी जिसमें एटॉमिक नंबर भी होगा और मास नंबर या एटॉमिक मास भी। अब दूसरी चीज है आयन। बेटा आपको पता है आयन कभी भी इंडिविजुअल नहीं होते। जैसे NaCl है, NaCl टूट कर क्या देगा? आयंस देगा। तो आपने देखा NaCl एक साल्ट है। क्या है? एक साल्ट। तो आयन ज्यादातर साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। आयन कौन प्रोड्यूस करता है? साल्ट। और साल्ट के अंदर एक से ज्यादा एटम होते हैं, ठीक है। साल्ट NaCl भी है और भी बहुत सारे साल्ट है। तो ध्यान रखना, जो अमोलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, जो आपको कैलकुलेट करना सिखा रखा है। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, साल्ट भी है तो एक मॉलिक्यूल ही, उसका भी निकाला जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास, लेकिन नाम बोला जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। चीज समझे? नहीं समझे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का O2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 2 ऑक्सीजन है गुना में 1 ऑक्सीजन का कितना? 16 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकल गया? 32 ग्राम। लेकिन अगर मेरे पास NaCl है, ये भी तो एक मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। सोडियम 1 है और 1 सोडियम का 23 ग्राम, जमा में क्लोरीन 1 है और 1 क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 ग्राम। तो कितना हो गया? 23 ग्राम प्लस में 35.5 ग्राम, टोटल मिला के हो गया 58.5 ग्राम। तो समझे कुछ? ऑक्सीजन का भी वैसे ही निकाल रहा है, NaCl का भी वैसे निकाल रहा है, लेकिन ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास और ये कहलाएगा फॉर्मूला यूनिट मास, क्योंकि ये साल्ट है। चीज तो वही है, वैसे ही निकलती है, बस नाम अलग हो जाता है, फॉर्मूला यूनिट मास। तो अब आपको सर मोल कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, ये क्या समझा रहे हो बेटा आप हमें? तो बेटा मैं बता दूं, मोल कॉन्सेप्ट समझना है या तो फिर वही बात है बेटा 3-4 पन्नों की सारी बकवास करो। बकवास तो नहीं कहूंगा, वो लेंथी प्रोसीजर है, कभी बकवास नहीं कहना चाहिए क्योंकि राइटर हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है। तो बेटा या तो वो पूरा एक लेंथी प्रोसीजर करो या शॉर्टकट करो। अब मैं आपको शॉर्टकट करवा रहा हूँ, जो मैं 9th क्लास के बच्चों को हमेशा करवाता हूँ। अब आपको एटम का, आयन का या मॉलिक्यूल के बारे में पता चल गया। एटम का एटॉमिक मास होता है, आयन साल्ट से प्रोड्यूस होते हैं, और साल्ट का निकालोगे, निकलेगा तो मॉलिक्यूलर मास, लेकिन बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास, और मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूलर मास होता है। अब आते हैं बेटा अपने मोल कॉन्सेप्ट के। मैं कहता हूँ बेटा मोल कॉन्सेप्ट 3 लाइनों के अंदर खत्म हो जाएगा, केवल और केवल 3 लाइनों के अंदर अगर आप करना चाहते हो तो। ध्यान रखना वो 3 लाइनें कौन सी है। किसी भी चीज का 1 मोल। अब बच्चों को समझाया जाता है, चलो मैं भी वैसे समझाता हूँ। जैसे कहते हैं ना 1 दर्जन, इंग्लिश में डजन बोलते हैं। 1 दर्जन के अंदर कितने आइटम होते हैं? 12 आइटम्स होते हैं। जैसे कहते हैं ना 1 तोले के अंदर 10 ग्राम होता है सोना या चांदी, 1 दर्जन के अंदर 12 आइटम होते हैं, सैकड़े के अंदर 100 आइटम होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह से है। जैसे 1 दर्जन के अंदर हमेशा 12 आइटम होते हैं, वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट भी है। ध्यान रखना,
कभी भी कह दूं कि 1 मोल है मेरे पास, कोई भी वस्तु 1 मोल है, जैसे मैं कह दूं भाई भुवनेश्वर 1 मोल है, तो 1 मोल भुवनेश्वर के अंदर कितने भुवनेश्वर होंगे? जैसे मैं कह दूं 1 दर्जन केले है, 1 दर्जन केले के अंदर 12 केले होंगे। तो मैं कहूँ ना अगर 1 मोल केले हैं, मान लो भुवनेश्वर ना लो, केले ले लो, 1 मोल मेरे पास बनानाज है, केले हैं, तो 1 मोल जो बनानाज होंगे उसके अंदर कितने बनाना होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। समझे? अगर कोई भी चीज 1 मोल है तो उसके अंदर इतनी नंबरिंग में वो चीज होगी, इतने आइटम्स होंगे। अगर मैं कहूँ 1 मोल एटम है तो उसके अंदर इतने एटम होंगे। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल आयन है तो इतने आयंस होंगे। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है तो मेरे पास 6.022 10⁻23 इतने ही क्या होंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में 50% आया, थोड़ा सा आपको आगे भी समझ आ जाएगा। ये तो हो गया नंबरिंग के हिसाब से, जैसे 1 मोल के अंदर इतनी नंबरिंग में आइटम्स होते हैं। अगली चीज बता रहा हूं, अगर कभी भी कहूं कि 1 मोल और किसके इक्वल होता है, अगर 1 मोल लूं एटम का, अगर मेरे पास 1 मोल एटम है तो 1 मोल किसी भी एटम का 1 मोल भार के अनुसार, वजन के अनुसार उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं मेरे पास 1 मोल आयन है और आयन प्रोड्यूस होते हैं साल्ट से, और साल्ट का होता है फॉर्मूला यूनिट मास, तो आप कहोगे सर किसी भी साल्ट के 1 मोल के अंदर 1 मोल का वजन कितना होगा? जितना उस साल्ट का फॉर्मूला यूनिट मास होगा। ठीक है, और बेटा अगर मैं कहूं मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन किसके इक्वल होगा? उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो एक तीसरी चीज और बता रहा हूं, ये सिर्फ गैसेस के लिए होगा। तीसरी चीज सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होती है। अगर मैं कहूं ना मेरे पास 1 मोल गैस है, देखो 1 मोल गैस के लिए दोनों फॉर्मूले तो एप्लीकेबल है, इसके अलावा एक विशेष चीज और है, किसी भी गैस के 1 मोल के अंदर वॉल्यूम के अनुसार कितनी गैस होगी? 22.4 लीटर। ये भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा एक चौथा फॉर्मूला तो बेटा मैंने आपको कई बार बता दिया, जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो किसी चीज के। अब आप कहोगे सर आपने तो बताया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बटे में मोलिकुलर मास। मैं कहूंगा बेटा गलत, पूरी तरह सही नहीं। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो एटम के, तो जो मास गिवन है वो एटम का निकाल रहे हो तो बटे में आएगा एटॉमिक मास। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो साल्ट के, तो उस साल्ट का जितना मास गिवन है उसको डिवाइड कर दें किससे? फॉर्मूला यूनिट मास से। और अगर मैं कहूं मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसके? किसी मॉलिक्यूल्स के, तो जो मास गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, और मॉलिक्यूलर मास को हम मोलर मास भी बोल देते हैं। समझ में आई? तो बेटा मैंने जो कल और परसों की वीडियो बनाई थी उसमें बोला था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स थे। समझ में आई? तो बेटा एकदम से सारी बातें बता दूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं कहता हूं आपको ये 4 फॉर्मूले आते हैं तो आप मोल कॉन्सेप्ट का कोई सा भी न्यूमेरिकल कर डालोगे, और ये है हमारा मोल कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली। अब बात आती है न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकली करवा रहा हूं बेटा। ठीक है, चीज का ध्यान रखना। बस यही 4 लाइनों को डिस्क्राइब कर रखा है बुक में। देखो ये पेज हो गया हाफ, ये पेज हो गया कंप्लीट, उसके बाद ये पेज हो गया। जो ये 2-3 पन्ने भरे हुए हैं वो निष्कर्ष यही है। जैसे कहते हैं ना, वो आपने फोक्स एंड द ग्रेप स्टोरी सुनी पढ़ी होगी कभी, तो उसका मोरल क्या निकलता है? लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है? ये तो निकलता है अंगूर खट्टे थे, तो बस ये अंगूर खट्टे थे भाई, ये मैंने कंक्लूजन निकाल दिया। अब जो ये कंक्लूजन निकाला है बेटा, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक केले से बड़ी इकाई जरूर समझा दूं। एक है ना, प्लीज फील मत करना बेटा, हिंदी मीडियम में समझा रहा हूं, लेकिन देसी तरीका है, लेकिन अचूक है, बिल्कुल अचूक है, मतलब बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा। कहते हैं 12 किलो का मूल्य कितना है? 40 रुपए। तो 1 केले का मूल्य कितना होगा? 40 बटे में 12। और आपसे कोई पूछ ले भाई 7 केले कितने के आएंगे, तो यही कहोगे ना सर 40 बटे में 12 गुना में 7। समझे? कुछ आपको कह रखा था कि आपको निकालना है क्या? प्राइस।
कितने बनानाज का, B4 बनानाज, बनानाज का कितने बनानाज का, 7 बनानाज का प्राइस निकालना था। तो आपने एक चीज नोट करी, आप इधर नंबरिंग रख रहे हो और इधर प्राइस रख रहे हो। कुछ समझे? जब भी आपको ये इकाई लगानी हो ना, तो जो चीज निकालते हैं ना उसको हमेशा राइट हैंड साइड रखेंगे। मुझे प्राइस निकालना था तो इसलिए मैंने कैसे इकाई लगाई कि 12 केले हैं 40 रुपए के, तो देखो प्राइस यहां रखा मैंने, तो एक केला हो गया 40 बटे में 12 रुपए का, तो 7 केले कितने के होंगे, 40 बटे 12 गुणा में 7, इतना अमाउंट निकल गया, इतना प्राइस निकल गया। और अगर बेटा मुझे प्राइस ना पूछा होता, नंबरिंग पूछी होती, तो मैं उल्टा करके लगाता। मैं ऐसे लगाता कि 40 रुपए के हैं कितने बनाना, 12 बनाना, ठीक है, 40 रुपए के, 1 रुपए के कितने बनाना आ गए, 12 बटे में 40। और कोई मुझे कहते कि 10 रुपए में कितने बनाना जाएंगे, तो 12 बटे में 40 और गुणा में 10, तो सीधा कट गया। तो कितने बनाना आ गए, 3। भाई 40 रुपए के दर्जन, तो 10 रुपए के कितने आएंगे, 3 केले आ जाएंगे। तो समझे, जो चीज हमें स्टेटमेंट में निकालनी है इकाई लगाते वक्त, हम कहाँ रखेंगे उसको, राइट हैंड साइड पे। या तो बेटा मेरे वाला तरीका लगा लो, या फिर वही बात है, रट लो चीजों को रट लो, ठीक है। 9th क्लास में और +1 क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे दे रखे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं। कितने फॉर्मूलों को रटोगे भाई, इतना नहीं रट सकते हम, तो भाई देसी तरीका लगा लेंगे। चलो एग्जाम्पल देता हूं, एक न्यूमेरिकल करवाता हूं बेटा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलो पहले मैं बिल्कुल सिंपल से चलता हूं। अगर आपसे मैं कहूं बेटा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और आपको पता है क्या गिवन है, आपको क्या दिया हुआ है, O2 दे रखा है, कितने ग्राम, ऑक्सीजन दे रखा है आपको 10 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो। अब आपको पता है भाई नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास जो गिवन है। भाई अगर एटम होता तो एटॉमिक मास रखता, साल्ट होता तो फॉर्मूला यूनिट मास रखता, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास रखूंगा ना। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा आप कर सकते हो इसको सोल्व। लगभग 10 आ गया, इधर 32 आ गया, ना जाने की लगी 0, और 32 दिया 96, 4 0, यानी कि मेरे पास आ गए 0.31, और आगे आप लिखोगे मोल्स। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल सरल चीज करवा रहा हूं। अब आऊंगा धीरे धीरे थोड़ा हार्ड पे। अगला एग्जाम्पल देखना जरा मैं क्या कह रहा हूं। कहते हैं हमें 10 ग्राम, ये लोग नहीं है, ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम्स। लो मैं ऐसे लिख देता हूं भाई अंग्रेजों, 10 ग्राम्स ऑक्सीजन दे रखी थी, मुझसे पूछ रखा है कि 10 ग्राम ऑक्सीजन में एटम कितने हैं। बता सकते हो एटम? नहीं, पहले मैं आसान वाला करवाता हूं। 10 ग्राम एटम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स। अब बेटा ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है, स्टेटमेंट पढ़ते सार दिमाग में नहीं आएगा कैसे करना है, तो जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ते हो भूल जाओ कि हमें क्या निकालना है। ये तीनों फॉर्मूले या ये 2 फॉर्मूले लिख डालो। आप ये लगाओ कि आप टाइम पास कर रहे हो, कोई बात नहीं, टाइम पास करेंगे, कुछ लिखेंगे तभी तो आएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको पता है, और एक बात बताना भूल गया बेटा, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसे? एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। तो आपको पता है भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन है मेरे पास, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सभी को पता है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ जितने 6.02 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के, ठीक है, लिख लिया, कोई बात नहीं। दूसरा फॉर्मूला, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वजन के अनुसार किसके इक्वल होगी? मैंने बताया था भैया, एटम हो तो एटॉमिक मास के इक्वल, साल्ट हो तो फॉर्मूला यूनिट मास के इक्वल, और मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। आपको पता है भाई 1 मोल ऑक्सीजन का वजन कितना होगा? 32 ग्राम। अब आपने देखा निकालना क्या है, नंबरिंग। इन देखो जैसे कहते हैं ना बेटा, A इज इक्वल टू B एंड A इज ऑल्सो इक्वल टू C, तो इसका मतलब B और C इक्वल है। आपने देखा इधर भी 1 मोल, इधर भी 1 मोल, 1 मोल इसके इक्वल भी है, 1 मोल इसके इक्वल भी है, मतलब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है। अब इन दोनों को ध्यान में रखते इकाई लगाएंगे। इकाई में मैंने बोला था जो चीज निकालनी है उसको
राइट हैंड साइड। तो मुझे नंबरिंग निकालनी है, ये तो मास है और ये नंबरिंग है, और मुझे नंबरिंग ही कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमेशा नंबरिंग को इधर रखेंगे, हमेशा नहीं, इस न्यूमेरिकल में। तो इकाई कैसे लगाएंगे, 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 32 ग्राम मेरे पास वजन है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, इतने, क्योंकि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने होंगे, 6.022 10⁻23/32 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, ठीक है। और मुझे कितने में निकालने हैं, 10 ग्राम में। अरे अगर 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है तो 10 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 10⁻23/32, और ये 10 ग्राम मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब आपने देखा ये भी ग्राम में था, ये नंबरिंग थी, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम कटा, नंबरिंग ही तो रह गई, और रह क्या गया। अब आपको पता है ये 10 की शक्ति 23 है, ये 10 की शक्ति 1 है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.022 को हम 32 से भी डिवाइड कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और 23 और 1 कितना हो गया, 24 हो गया। चलो इसको और सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 आ गया, और 1000 को 10⁻³ लिखते हैं, जो ऊपर जाएगा ये 3 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 6022 बटे में कितना, 32, और ये 24 में से बेटा 3 गए तो 10 की शक्ति कितनी बच गई, 21। इसको बच्चे हम भाग कर लेते हैं, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए इस तरह भाग करने में। तो कितना आ जाएगा, 32 एक कम 32, 60 में से 32 गए 28, 2 उतार लिया। अब कितने पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा बेटा, 9 पे चला जाएगा मेरे हिसाब से। तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, और 9 30 27 और 1 28 ना, 8 पे चला जाएगा। 8 पे करें तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, और 8 3 24 और 1 25, 256 आ गया। अब भाई 32 में से 6 गए तो कितने हो गए, 32 में से 6 गए तो 26 आ गए हमारे पास, ठीक है। अब 26 और ये 2 और बचाया, उतार लिया हमने। अभी तो हमारे पास 256 आया था 8 पे, अब फिर 8 पे भाग देंगे तो फिर 256 आ जाएगा। अब की बार फिर कितना बचा, 4 और 2 6, 0 पॉइंट लग गया, ठीक है। और 32 दूनी 64 होता है तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 188.1 इंटू 10⁻21 मोलिक्यूल्स आ गए हमारे पास आंसर। बोले बेटा ये इकाई लगानी आ गई। अगर आपको ये इकाई लगानी आ गई है, ठीक है, जो मैंने समझाया है वो समझ में आ गया तो समझ लो बेड़ा पार, कोई दिक्कत ही नहीं है और ना होगी इन फ्यूचर। चलो मैं आपको बुक का एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। कहते हैं हाउ मैनी एटम्स। देखो भाई सीधी सी बात है, हाउ मैनी का मतलब आपसे नंबरिंग पूछ ली, तो आपसे पूछा हुआ है हाउ मैनी एटम्स मतलब नंबर ऑफ एटम बताओ, ठीक है भाई। अभी ज्यादा मत सोचा करो, जो चीज दे रखी लिखते चलो। कहते हैं कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 143 ग्राम वॉशिंग सोडा में, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है बेटा Na2CO3 10S2। बात खत्म भाई। मैंने बोला था जब भी कोई मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल दे रखा हो ना बेटा, सब कुछ भूल जाओ, फॉर्मूले लगाओ। आंख बंद करके पहला फॉर्मूला लगाते हैं, किसी भी चीज का एक मॉलिक्यूल हो। चलो अब किसी भी चीज तो नहीं कहेंगे, हमारे को वॉशिंग सोडा दे रखा है तो मैं WS लिख रहा हूँ। 1 मोल ऑफ वॉशिंग सोडे में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, ये U है, ठीक है। अब एक और चीज, 1 मोल ऑफ वॉशिंग सोडा वजन के अनुसार कितना होगा, भाई वजन के अनुसार मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा, जो कि हम कर लेते हैं। सोडियम 2 है तो, और एक सोडियम का 23 ग्राम, कार्बन 1 है, ठीक है, और एक कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम। जमा में ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन काउंट करना, 3 तो ये हैं और 10 ये हैं, तो 10 और 3 13, तो 13 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम। और अब आपने देखा हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन है 10 दूनी 20, तो 20 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 23 दूनी 46 ग्राम। जमा में 12 ग्राम, 13 को बेटा 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 1 6 6 1 एकम 1, तो ये कितना हो गया 208, तो 208 ग्राम हो गया, और जमा में 20 ग्राम हो गया। इन सब को जोड़ेंगे बेटा, देख लो बुक वालों ने भी कैलकुलेट कर रखा है, 286 ग्राम आएगा,
तो आपने देखा कि 1 मोल जो वॉशिंग सोडा है उसका वजन हो जाएगा 286 286 ग्राम हो जाएगा। अब आपको पता ही है भाई 1 मोल इसके इक्वल भी है, 1 मोल इसके इक्वल भी है। मुझे निकालनी नंबरिंग ये है, इकाई लगाएंगे तो इकाई लगाते वक्त क्या हो जाएगा 286 ग्राम वॉशिंग सोडे के अंदर कितने मोलिक्यूल्स होंगे 6.22 10⁻। पता नहीं भाई तुम्हारी वीडियो बनाते वक्त ये जूम करना या फोकस नहीं कर पाता। 6.02 10⁻23 इतने मोलिक्यूल्स होंगे। तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे 6.022 10⁻23 अपॉन में 286 ग्राम इतने मोलिक्यूल्स होंगे। और मुझे कह रखा है 143 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 ग्राम में इतने, तो 143 ग्राम में कितने हो जाएंगे 6.022 10⁻23 अपॉन में 286 इनटू में 143। ये भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम चला गया। इसको सोल्व कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे भी सोल्व हो ही गया। लो 143 पे जाता है 286 2 पे, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 से काट दो ना, 2 3 अच्छे 2 एकम 2 2 एकम 2 3.011 गुना 10 की शक्ति 23 क्या आ गए मोलिक्यूल्स। देखना जरा इतने ही है या कुछ और है, ठीक है। हमसे तो खैर बेटा इसमें हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच टाइप पूछे हुए थे कि कार्बन कितने हैं, तो भाई हमने तो टोटल निकाल दिए पहले, ठीक है। और अब आपको कहे सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा, भाई देखो अब आपके पास इतना तो पता चल गया ना कि 143 ग्राम में इतने वॉशिंग सोडे के मॉलिक्यूल होंगे। और एक वॉशिंग सोडे में होता है सोडियम डबल, 2 सोडियम होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उतने सोडियम हो जाएंगे। देख लो बुक में सोडियम कितने आ रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उतने आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे भाई कार्बन कितने होंगे, तो कार्बन तो 1 होता है भाई, तो जितने मॉलिक्यूल उतने ही कार्बन की संख्या, तो कार्बन कितना हो जाएगा सेम आ जाएगा कार्बन, देखो वही आ गया। तो बेटा मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के अंदर कैप्चर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपनी नोटबुक में इनके स्टेटमेंट नोट कीजिए और बिना देखे कीजिए। ये देख लो भाई पसीने आने लग रहे हैं, पंखा बंद करके बेटा वीडियो बनानी पड़ती है। और बच्चे तो कहने वाले ये कह देंगे सर करवाते क्या है। बेटा सभी टीचर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है कर लेना। कल बच्चे इस यूनिट का एंड हो जाएगा और परसों रहेगा आपका टेस्ट। अगर परसों मुझे लगा कि आपने फॉर्मेलिटी करी है इस पूरी यूनिट को करने में, तो बेटा स्ट्रिक्ट एक्शन मैं ज़रूर लूँगा। बेटा हम तो इसी चीज़ के लिए बदनाम हैं, गुस्से के लिए, ठीक है। तो भाई मेहनत करते हैं तो गुस्सा भी तो आएगा अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट के कुछ मैंने कर दिए हैं ये, क्योंकि बेटा अभी भी आप सीरियस नहीं ले रहे पढ़ाई को। आप सोच रहे हो फॉर्मेलिटी है, हो जाएगा 10th क्लास की तरह, 10th तो वैसे ही पास हो गए। बेटा सर्टिफिकेट तो मिल जाएंगे, जब आता जाता कुछ नहीं होगा ना तो फिर जॉब नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस यहाँ तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा एक बार ये सारे न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। हम इतना हार्ड बढ़ने पर मजबूर मत करो। थैंक यू।